वेलकम बच्चों, मैं डॉक्टर मृदुला शर्मा आज आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएससी के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंजाइम कैटालाइसिस। क्योंकि एंजाइम कैटालाइसिस एक बहुत इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस है और जैसे एक कैटलिस्ट एक केमिकल रिएक्शन में वर्क करता है, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स कैटलिस्ट होते हैं और रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट किए बिना हमें फिर से रीजनरेट होकर के मिल जाते हैं और हमें प्रोडक्ट दे देते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरीके से एंजाइम्स भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं और हमें फिर से रीजनरेट होकर के मिल जाते हैं ताकि हम उसको वापस से रीयूज कर सकें। तो एंजाइम जो है वो बेसिकली प्रोटीनस इन नेचर होते हैं और इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब क्योंकि स्पेसिफिक है ये एंजाइम्स, तो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट जो हमारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और सेल्स में, तो उनकी हमें मालूम है एक पर्टिकुलर रिएक्शन होती है। तो जैसे एक जो ताला है वो उसी की चाबी से खुलता है ना, तो ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट, यहाँ पर हम रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट प्रोनाउंस करते हैं। तो ये जो सबस्ट्रेट है वो एक फिक्स एंजाइम के एक्टिव साइट्स पर ही बाइंड हो सकता है। तो हम जैसे कहते हैं एक लॉक अपनी फिक्स की से ही ओपन होता है, तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट उसके फिक्स एंजाइम के साथ ही कंबाइन होकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना सकता है। इसलिए इस जो एंजाइम की रिएक्शंस हैं उनको सबसे पहले साइंटिस्ट एमिल फिशर ने लॉक एंड की थ्योरी के नाम से समझाया था। अब इन जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें उनकी रेट्स हम कैसे निकालें, कितने टाइम में वो कंप्लीट हो जाएंगी और एंजाइम जो है वो मैक्सिमम कितना पार्टिसिपेट करे किसी सबस्ट्रेट के साथ। मैक्सिमम एक्टिव साइट्स अगर हैं लेकिन अगर वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो हमारे उस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक नहीं होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हमें निकाल करके दी है वो सबसे पहले माइकेलिस मेंटेन ने हमको कैलकुलेट करके दी है। तो बच्चों आज हम आपको माइकेलिस मेंटेन की दी हुई काइनेटिक्स एंजाइम कैटालाइसिस की करने वाले हैं। तो आप रेडी रहिए, आप नोट करते जाइएगा और मैं आपको सामने के सामने समझाती जाऊंगी कि किस तरीके से एंजाइम्स जो है वो अपनी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करते हैं। एक जनरल केमिकल रिएक्शन है बट वो बायोकेमिकल रिएक्शन है। ठीक है, लॉक एंड की थ्योरी हमको दी है एमिल फिशर ने और इसकी काइनेटिक्स दी है माइकेलिस मेंटेन। ये देखो बच्चों, ये मैंने आपको एक जनरल बायोकेमिकल रिएक्शन दिखाई है। एंजाइम को मैंने ई अल्फाबेट से दिखाया है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है जिसकी मैंने शेप बनाई है ना, तो इस एंजाइम में वो एक्टिव साइट्स होनी चाहिए जो इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होके और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना ले। तो देखिए मैंने इसके अंदर आपको ये जो ब्लैक और रेड दोनों हैं ये इसकी एक्टिव साइट्स हैं। तो जैसे चाबी अपने किसी पर्टिकुलर लॉक में लग जाती है उसमें भी आपने शेप्स बनी हुई देखी होंगी ना, तो बिल्कुल ये ऐसे ही इसकी इनर सरफेस, ये जो हमारी एंजाइम की इनर सरफेस है यहाँ पर इस एंजाइम में, उसके साथ ये बाइंड हो गया है और हमको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से दे रहा है। और इस पूरे मैकेनिज्म में फर्स्ट जो स्टेप है, जैसे हमारी जनरल रिएक्शन थी ना, रिएक्टेंट जो है वो हमारा एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिवर्सिबली एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स देता है और फिर सेकेंड स्टेप में प्रोडक्ट बना के दे देता है और हमें कैटलिस्ट फिर से मिल जाता है। बिल्कुल सेम फर्स्ट जो हमारी स्टेप है, देखिए मैंने आपको दिखाया है निशान, ये रिवर्सिबल है ना, क्योंकि ये जो एंजाइम हमने लिया है ये ध्यान रखना है, दिस इज नॉट द टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन। ये सिर्फ टोटल एंजाइम तो हमारे पूरे बायोकेमिकल सेल में प्रेजेंट है, उसमें से सम ऑफ द एंजाइम विल बी बाइंड टू द सबस्ट्रेट, है ना। तो इट इज़ वेरी हार्ड टू कैलकुलेट कि हाउ मच एंजाइम इज बाइंड विद दिस सबस्ट्रेट। तो वी विल कैलकुलेट द टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन E0, टोटल कितनी थी, क्योंकि टोटल हम पूरी सेल का निकाल पाते हैं। इसको मैं आपको भी मैकेनिज्म में निकाल के बताऊंगी। तो ये जो एंजाइम और सबस्ट्रेट है वो फर्स्ट स्टेप में हमको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना के देता है जो कि रिवर्सिबल है।
और इसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स सेकेंड स्टेप में हमको प्रोडक्ट दे देता है और हमें एंजाइम फिर से रीजनरेट होकर के मिल जाता है। तो ये तो हो गई इसकी एक जनरल मैकेनिज्म। और ये जो मॉडल है इसी को जो मैं आपको बता रही थी अभी, हमें किसने दिया था? एमिल फिशर ने। दिस इज कॉल्ड लॉक एंड की थ्योरी। एक एग्जाम्पल देखिए आप इस बायोकेमिकल प्रोसेस का। जनरल एग्जाम्पल है ग्लूकोज, है ना। जब ये अपने बॉडी में आप सेल में जाता है या प्लांट्स में कहीं पर भी सिंथेसाइज हो रहा है, उसमें वो बना है ना। एनिमल सेल के अंदर वो अपन ने लिया क्योंकि एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स है ग्लूकोज। तो वो कैसे डिकम्पोज होगा? जाइमेज एंजाइम है वो इस ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और CO2 उसमें से लिबरेट हो जाती है, ठीक है। और यही CO2 हम जो है ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो जब तक जाइमेज एंजाइम नहीं होगा ये ग्लूकोज जो है डिकम्पोज नहीं हो पाता है। तो दिस इज बायोकेमिकल प्रोसेस। अब आप देखिए कि इसकी जो मैकेनिज्म है ना, कि अगर हम एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस की कैलकुलेट करें तो वो कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास है माइकेलिस मेंटेन की 2 स्टेप्स, है ना, जो अपन ने अभी पढ़ी हैं। उनमें फर्स्ट स्टेप में ये एंजाइम और सबस्ट्रेट रिवर्सिबली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दे रहा है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट हमने K1 मानी है और बैकवर्ड की K इनवर्स, है ना। फिर ये सेकेंड स्टेप में रेट कांस्टेंट K2 के साथ हमें प्रोडक्ट बना के दे देता है और एंजाइम हमको फिर से मिल जाता है। तो इस मैकेनिज्म के लिए अगर हम रेट लॉ निकालें तो हमें मालूम है कि क्लासिकल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि हमने रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट जो है ना वो मेंशन किया है फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस, है ना। तो हमको पता है रेट होती है या तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बाय द पैसेज ऑफ द टाइम डिक्रीज होती है, तो -dr/dt। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? -ds/dt। या तो ये रेट ऑफ रिएक्शन होगी या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है टाइम के साथ इंक्रीज होती है, तो +dp/dt। और हमें मालूम है कि हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं क्योंकि वो हमें आउटपुट की तरह मिलता है। तो dp/dt हम इस स्टेप के लिए निकालेंगे। तो देखिए सेकेंड स्टेप में ये बन रहा है। तो जैसा कि हमें पता है क्लासिकल लॉ से, उस स्टेप का रेट कांस्टेंट और उस स्टेप में जो रिएक्टेंट हमारे पास है जिसके डिकम्पोजिशन से वो बन रहा है दैट इज ES। तो इस रिएक्शन की रेट अगर हम ओवरऑल दिखाना चाहेंगे तो वो इक्वेशन 1 होगी, है ना। अब यहाँ पर ये जो ES एंजाइम है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये सेकेंड स्टेप में हमें मालूम है डिकम्पोज हो रहा है और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट है। क्यों? ES देखो फर्स्ट स्टेप में बन रहा है, सेकेंड में डिकम्पोज हो रहा है, तो इट इज़ जस्ट एन इंटरमीडिएट। और हमें मालूम है कि इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो हम इसकी जो निकालेंगे कंसंट्रेशन को, वो बहुत मुश्किल से निकल पाएगी। एक तो एंजाइम जो हम बता रहे हैं वो टोटल कंसंट्रेशन वाला नहीं ऐड हो रहा, थोड़ा फ्री एंजाइम ही ऐड हो पा रहा है। ऊपर से ये है अपना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और ये सेकेंड स्टेप में डिकम्पोज हो रहा है। तो इट इज़ वेरी हार्ड टू कैलकुलेट कि ES क्या होगा। तो हम इसको इंटरमीडिएट का जो स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करके और ES को इन टर्म्स ऑफ जो स्टेबल कंसंट्रेशन है उसकी फॉर्म में रखेंगे। वो देखिए आप, देखिए बच्चों, हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन में होने वाला टाइम के साथ चेंज जो है वो 0 होता है। तो अगर हम dES/dt लिखना चाहें तो आप उसमें रिवर्सिबल इक्वेशन को जब देखते हो तो ES एंजाइम हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, देखिए ES कॉम्प्लेक्स जो बना वो K1 कांस्टेंट है इसका और रिवर्स वाले का K इनवर्स है। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट फॉरवर्ड वाले में बन रहा है तो इसकी रेट होगी पॉजिटिव। तो K1 इंटू इसमें रिएक्टेंट है एंजाइम और सबस्ट्रेट, तो E/S। और बैकवर्ड में अभी ये डिकम्पोज हो रहा है K इनवर्स में, तो माइनस उसकी रेट होगी बिकॉज एज रिएक्टेंट ये काम करेगा डिकम्पोजिशन में। तो -K इनवर्स और उसमें रिएक्टेंट होगा ES, तो वो हो गया ES।
और जो सेकेंड स्टेप है उसमें ये ES विद रेट कांस्टेंट K2 डिकम्पोज होके प्रोडक्ट और एंजाइम हमें फिर से दे रहा था। तो इसमें सेकेंड स्टेप में जो है वो ES हमारा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, तो माइनस, क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है तो माइनस आएगी रेट और K2 रेट कांस्टेंट इनटू ES। तो ये तो हो गई हमारे इंटरमीडिएट की जो बनने की रेट है। ES के बनने की रेट क्या होगी ये हमको इस इक्वेशन सेकंड से पता चल रहा है। अब हमने बताया अभी कि ये E हमने जो लिया है वो कौन सा है, क्योंकि पूरी सेल का एंजाइम का पार्टिसिपेट नहीं करता है, फ्री एंजाइम कंसंट्रेशन ही पार्टिसिपेट करती है। और मैंने आपको भी बताया भी था कि ये बहुत एक्सपेरिमेंटली वी कैन नॉट कैलकुलेट इट। तो हम टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन को सेल में निकाल सकते हैं। तो सपोज दैट इज E0 है ना, तो टोटल को हम कैसे दिखा पाएंगे, जितना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में काम आएगा और जितना फ्री बचा है अगर आप उसको ऐड कर दोगे तो वो टोटल कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो हमें इस फ्री एंजाइम कंसंट्रेशन को कैसे निकाल सकते हो, इक्वेशन 3 में आप देखो ट्रांसफर कर दीजिए E0 और ये ES हो गया हमारा इस तरफ ट्रांसफर, तो क्या हो जाएगा E0 माइनस ES। तो हम इस इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फोर्थ से एंजाइम की कंसंट्रेशन को टोटल वाली में और एंजाइम सबस्ट्रेट में जो बाइंड हुआ है, तो इजी है ना कैलकुलेट करना कि टोटल हमें मालूम है और जितना कंबाइन हुआ कि हमने जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ली लाइक रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हमें मालूम है हमने कितनी ली और कितनी बाइंड हो गई। तो हमको ये दोनों वैल्यूज पता होंगी तो हम माइनस करके E इजीली निकाल पाएंगे। अब आप देखिए कि हमने इस इक्वेशन सेकंड में रख दी ये वैल्यू, तो आप बहुत ध्यान से केयरफुली आप ब्रैकेट का ध्यान रखिए। DES अपॉन DT इक्वल्स टू K1 इंटू E था। आप ऊपर देखिए मैं इस इक्वेशन को ऐसे कर, इस E की जगह पर हमने इस E की जगह में कलर भी चेंज कर देता हूँ, लाइए हमने इस E को इस E0 माइनस ES की फॉर्म में रख दिया है और साथ में ये S बचा हुआ था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बाकी पूरा S सच है। ठीक है, हमने इसमें यहाँ पर इस इक्वेशन में वैल्यू एंजाइम्स की रख दी जो फ्री एंजाइम की थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको ओपन कर देंगे तो K1 और सबस्ट्रेट हमारा दोनों E0 माइनस ES दोनों में ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। आप उसको ओपन करके देखेंगे तो ये मल्टीप्लीकेशन है सिंपल। फिर माइनस K इनवर्स ES माइनस K2 ES इक्वल्स टू 0। ये 0 कहाँ से आया, क्योंकि इंटरमीडिएट ES के बनने की रेट हमारी क्या है 0, क्योंकि इंटरमीडिएट है। तो हम इसको यहाँ से ही लेकर के चल रहे इक्वल्स टू E0 सॉरी 0। अब इस पूरे में ये जो हमारे फैक्टर है K1 से लेकर के और K2 तक वाले, इन सब में एंजाइम सबस्ट्रेट देखिए कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन कॉमन है, तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे तीनों को इस साइड। तो मैंने लिखा इधर है लेकिन ट्रांसफ़र इधर हो गया, तो सबके माइनस जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आप इसको मैं क्लोज कर रही हूँ, आप नोट करते जाइए, ध्यान से देखिएगा। K1 ES ये वाला इंटू सबस्ट्रेट ये चला गया उधर, ये K इनवर्स ES भी माइनस का था ये इधर चला गया, तो प्लस K इनवर्स ES और ये भी हमारा जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, तो प्लस K2 ES इक्वल्स टू ये हमारा K1 E0 S। इन तीनों में ही हमारा ES कॉमन है, हमने कॉमन निकाल दिया है, सिंपल कैलकुलेशन है। और तीनों रेट कांस्टेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो ब्रैकेट है उसमें बस K1 के साथ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारी रह जाएगी इक्वल्स टू दिस। तो ES हम इजीली इक्वेशन 6 से निकाल लेंगे। ये देखिए ये आपके सामने ES आ गया है, K1 E0 इंटू S अपॉन K1S प्लस K इनवर्स प्लस K2। अब ये है इंटरमीडिएट, तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी उसमें हमारा जो ES था ना K2 इंटू ES, उसमें ES को हम इस फॉर्म में रख देंगे, क्योंकि ES इजी नहीं है, ये बहुत कम होगा, इंटरमीडिएट है, तो हम इसको इस फॉर्म में रख देंगे। तो ये कब पॉसिबल हो पाया, जब आपने स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट हमको लगा करके दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 6 से ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो dP अपॉन dt इक्वल्स टू K1 ये वाला और K2 जो अपने रेट में था इंटू E0 इंटू S अपॉन K1 सबस्ट्रेट प्लस K इनवर्स प्लस K2। यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमारे को इस इक्वेशन को अरेंज करना है, अगर तो इस तरीके से करना है कि हमको जो रेट मिल रही है प्रोडक्ट के बनने की, तो कब मैक्सिमम होगी, कब वो हम हाफ लाइफ निकाल पाएंगे, जैसा कि हम जनरल काइनेटिक्स में करते हैं, हाफ लाइफ उसकी कब हो रही है,
है ना, उसकी कब वो कंप्लीट हो गई है और कब वो मैक्सिमम रेट दे रही है। तो ये सारी चीज़ें निकालना है, तो हमको क्या करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन 7 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही K1 रेट कांस्टेंट से उसको डिवाइड कर दिया है पूरे को। ठीक है, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ये देखिए, ये अपन ने इस इक्वेशन को K1 से ऊपर जब डिवाइड किया तो K1 K2 अपॉन K1 मैंने रेट कॉन्स्टेंट्स को एक साथ लिख दिया है, और E0 इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन K1 इंटू सबस्ट्रेट था तो उसको हमने K1 से डिवाइड कर दिया, और K इनवर्स और K2 ये दोनों ही कॉन्स्टेंट्स हैं, इसको भी अपन ने ब्रैकेट लगा करके K1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये वाला तो हमारा कैंसिल आउट हो रहा है ऊपर वाले फैक्टर में, नीचे भी कैंसिल आउट। इधर वाले में हमने क्या कर दिया, इसको देखो जो बच गया लिखा हुआ, K2 बचा है ऊपर, E0 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन नीचे सबस्ट्रेट प्लस ये K1 इनवर्स प्लस K2 अपॉन K1, और ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें कि तीनों ही स्टेप्स के रेट कांस्टेंट इंक्लूडेड हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक अनदर कांस्टेंट मिलता है जिसको Km से हम डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ नोन एज माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। तो हम कैसे दिखा देंगे, dp अपॉन dt को हम रेट ही बोलते हैं, तो हमने इसको रेट ही लिखना स्टार्ट कर दिया, हर बार dp अपॉन dt नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो dp अपॉन dt को हमने रेट लिख दिया, ये बचा K2 इंटू E0 अपॉन सबस्ट्रेट इंटू सबस्ट्रेट अपॉन सबस्ट्रेट प्लस Km, ये हमारे पास आ गई रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ तक तो रेट हो गई। अब सपोज करिए कि अगर जो भी हमारे पास टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन थी, अगर वो पूरी ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाए तो E0 जो था वो पूरा का पूरा ES में बाइंड हो गया, तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम रेट मिलेगी। अगर हमारे पास जितना भी कैटेलिस्ट है वो पूरा ही रिएक्टेंट से कंबाइन हो जाएगा, यानी सारा रिएक्टेंट जो है सारे कैटेलिस्ट से बाइंड हो गया, ऑब्वियसली मैक्सिमम रेट मिलेगी रिएक्शन की, यानी कि कोई सा भी रिएक्टेंट अनरिएक्टेड नहीं बचेगा, है ना, ये एक तरीके से वो कंडीशन है। तो हम उस केस में रेट को क्या शो कर देंगे, जब E0 विल बी रिप्लेस्ड बाय ES विल बी रिप्लेस्ड बाय E0, क्योंकि ES तो इंटरमीडिएट है और हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जब सारा टोटल कंसंट्रेशन कंबाइन हो गया तो रेट विल बी मैक्सिमम, और अगर हम उसको बायोकेमिकली शो करना चाह रहे हैं तो V मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम क्या दिखा देंगे इसको, जब हम कंडीशंस लगाएंगे तो देयर विल बी 3 केसेस। ये देखिए 10 इक्वेशन 1 में जो ES है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय E0। तो देखिए इक्वेशन 1 मैंने लिख करके आपको दिखाई है कि दैट इज dp अपॉन dt इक्वल्स टू रेट क्या है, K2 इंटू ES। तो इसमें ES को हम शो कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, E0 से। तो ये जो रेट होगी उस केस में ये क्या कहलाएगी, R max, या इन टर्म्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस V max। तो क्या हो जाएगी, कैसे कर देंगे हम, तो इक्वेशन 8 हमारे पास थी इससे पहले, अभी जो आई थी ये आई थी हमने जब माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट रखा था, रेट इक्वल्स टू K2 इंटू E0 इंटू S अपॉन सबस्ट्रेट प्लस Km। अब इसमें देखिए आप, ये K2 इंटू E0 क्या है, रेट ऑफ मैक्सिमम रिएक्शन, मैक्सिमम रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे ये जो हमारे पास इक्वेशन 10 थी उससे, तो रेट इक्वल्स टू दिस विल बी V max इंटू सबस्ट्रेट अपॉन S प्लस Km। आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, है ना, जब सारा बाइंड हो जाएगा तब ये मैक्सिमम रेट होगी K2 इंटू E0। तो K2 इंटू E0 को हम टोटल रेट में मैक्सिमम रेट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास इक्वेशन 11 आई है, यहाँ पर 3 केसेस हमको देखने को मिलेंगे, है ना। ये जो 3 केसेस हैं इसी से हमें पता चलेगा कब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, कब कंप्लीट हो गई 0 ऑर्डर है, कब वो उसकी हाफ लाइफ कंप्लीट होगी। ठीक है, तो केस 1 देखिए, हमारे पास ये इक्वेशन 11 मैंने आपको लिख दी है, रेट इक्वल्स टू V max इंटू सबस्ट्रेट अपॉन सबस्ट्रेट प्लस Km। अब अगर मान लीजिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, तो हमारे पास इक्वेशन 11 में जो डिनोमिनेटर है उसमें Km विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो हम इसको छोड़ देंगे, नीचे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम छोड़ देंगे। तो ये इक्वेशन 11 है हमारे पास, तो इक्वेशन 11 क्या रह जाएगी, हमने इसको छोड़ दिया, हटा दिया, देखो मैंने ऐसे कर दिया, अभी वापस में दिखा दूंगी, हटा दिया। तो रेट क्या बच गई, V मैक्सिमम इंटू सबस्ट्रेट अपॉन Km, ये हो जाएगी। मैक्सिमम रेट हमारे पास फिक्स है ना, कब, जब सारी एंजाइम कंसंट्रेशन बाइंड हो गई, और Km कांस्टेंट है तो ये अनदर कांस्टेंट आएगा, सपोज कि S,
तो Ks इंटू सबस्ट्रेट, उस केस में ये देखो इक्वेशन 12 से क्या पता चल रहा है कि उस केस में रिएक्शन की रेट केवल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, तो दिस विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो ये तो हो गया हमारा पहला जो केस था, जिसमें कि Km का मान अगर बहुत ज़्यादा हो जाए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से तो ये हम छोड़ देंगे डिनोमिनेटर में, और उस केस में ये हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब सेकंड वाला जो हमारा पार्ट है वो क्या है, अगर मान लीजिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, हमने बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट ले लिया है ना, और उस केस में Km की वैल्यू अगर मान लीजिए कम है ना, क्योंकि वो तो जितना एंजाइम फ्री उतने से ही तो बाउंड होगा। तो सबस्ट्रेट अगर हमारे पास ज़्यादा है और Km कम है बहुत ज़्यादा, तो हम इस इक्वेशन 11 में डिनोमिनेटर में Km को नेग्लिजिबल मान लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, वी मैक्स, इक्वेशन 11 देखिए आप, वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट अपॉन सबस्ट्रेट कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल मैक्सिमम रेट हमें मिलेगी। यानी कि ना तो वो एंजाइम के ऊपर ना वो सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रही है, केवल जो रेट मिलेगी वो मैक्सिमम रेट होगी, क्योंकि पूरा सबस्ट्रेट हमारा जो है वो कंबाइन होके और यूज़ हो गया, कंज्यूम हो गया। तो हमको ये किसी की कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता हुआ नहीं मिल रहा, दैट विल बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, सारा सबस्ट्रेट काम आ गया, इसलिए इतनी कंसंट्रेशन दिखा रहे हैं। फिर थर्ड केस क्या है कि मान लो जितना सबस्ट्रेट है उतना ही Km आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन से आएगा Km तो K1 K इनवर्स अपॉन K2। तो अगर मान लीजिए Km का मान सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बराबर है, तो उस केस में इक्वेशन 11 में हम क्या कर देंगे, जो माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट था उसको भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज वो हमें पता है हमने कितना सबस्ट्रेट लिया है। तो नीचे देखिए आप, यहाँ पे हमने वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट अपॉन सबस्ट्रेट प्लस सबस्ट्रेट, क्या रह जाएगा, वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट अपॉन 2 सबस्ट्रेट, 2 आ जाएगा ऐड होकर के, सबस्ट्रेट कैंसिल आउट हो गए, तो रेट हो गई मैक्सिमम की हाफ, जिसको हम कह रहे हैं कि हाफ लाइफ कितनी मैक्सिमम थी उसका हाफ कब वो कंप्लीट हो गया। ये हमको 3 डिफरेंट केसेस यहाँ पर जो एंजाइम कैटालिसिस है उसमें देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इस एंजाइम कैटालिसिस को ड्रॉ करें, इसके डायग्राम को, तो हमें पता है ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है, और इस साइड उसी हिसाब से हमें मालूम है रेट बढ़ती है, लेकिन जितना सबस्ट्रेट अवेलेबल है उतनी रिएक्शन की रेट होगी। तो इनिशियली जब आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हो रेट बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम जहाँ तक मिल जाएगी, मतलब जहाँ तक हमें कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट मिल रही है, तो ये एक तरह से हमारा लीनियर रिलेशन है, तो ये होगी फर्स्ट ऑर्डर, यानी फर्स्ट केस वाली कंडीशन है। तो वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट अपॉन Km, ठीक है। और जहाँ पर ये लिमिटिंग कंडीशन आ गई है, मैक्सिमम रेट हो गई है, उस केस में तो जीरो ऑर्डर, यानी सारा सबस्ट्रेट काम आ गया। तो इसके बीच वाला जो पार्ट है वो हाफ लाइफ, मतलब ना तो वो फर्स्ट ऑर्डर ना वो जीरो ऑर्डर है, यहाँ पर ये हमको मिलेगा मैक्सिमम रेट का हाफ। तो दिस विल बी द एंजाइम कैटालिसिस, जो कि हमको माइकेलिस मेंटेन ने निकाल करके दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, सारे को आप इस सबको नोट कर सकते हैं। इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके एमएससी प्रीवियस में भी केमिकल काइनेटिक्स में है, और एमएससी फाइनल में ये केमिकल काइनेटिक्स के जो पेपर है थर्ड स्पेशलाइजेशन वाला, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बच्चों आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच।